ऑक्सैलोएसिटिक मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैलिक एसिड कन्वर्ट होने के बाद आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर मैलिक एसिड जो होता है 4 कार्बन का होता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। तो 1 कार्बन कहाँ का, 1 कार्बन आपका CO2 के फॉर्म में निकल करके यहाँ पर C3 साइकिल चलाने लगता है। रुबिस्को एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट वाले CO2 को पकड़ने के लिए PEP एंजाइम पाया गया, और यहाँ से मैलिक एसिड से जो CO2 निकला इसको यहाँ पर पकड़ने के लिए रुबिस्को पाया गया। तो रुबिस्को बंडल शीथ में पाया जाता है, और PEP आपका मीजोफिल MB में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लगातार C3 चलेगा क्योंकि रुबिस्को है, तो यहाँ पर सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर से पायरुविक एसिड फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा मीजोफिल में, तो साइकिल बार बार चलती रहेगी। इसी को हम लोग C4 पाथवे बोलते हैं। ठीक है, अब C4 पाथवे के बाद एक स्पेशल तरीके का कैम पाथवे आता है जिसको बोलते हैं क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसलिए क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले क्रेजुलेसी फैमिली में यानी कि नागफनी वाले फैमिली में खोजा गया था, इसीलिए CAM रख दिया गया इसका नाम। ये जीरोफिटिक कंडीशन यानी कि आपके स्कोटो एक्टिव टाइप के स्टोमेटा में चलता है, जो कि खाली ऐसे स्टोमेटा जो रात में खुलते हैं। देखिए जो मरुस्थल के पौधे होते हैं उनको स्टोमेटा जनरली रात में खुलते हैं, क्योंकि दिन में खुलेगा तब तो एक तो बेचारा खुद ही कम पानी में जी रहा है, अगर दिन में अपना स्टोमेटा खोल देगा भगवान सूरज उसको चूस लेंगे। चूसने का मतलब क्या होगा कि एकदम लाइट पड़ेगा तो पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। एक तो ऐसा ही पानी है, ठीक है, कहते हैं ना एक तो तितलौगी ऊपर चढ़े नीमी के डार। ठीक, तो होता क्या है कि इसीलिए वो क्या करते हैं बेचारे अपने स्टोमेटा को रात में खोलते हैं। तो रात में जब ओपन करते हैं स्टोमेटा को, जितना CO2 लेना होता ले लेते हैं, दिन के समय बंद कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर CO2 रात के समय में, देखिए मीजोफिल सेल में चलता है रात के समय में, यहाँ पर लिखा हुआ नाइट के समय में CO2 को लेकर के ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, देखिए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यानी कि C4 की तरह है, 4 कार्बन का बन रहा है। CO2 ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के लेकर के मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके बेचारा रखे रहता है। जब दिन का टाइम आता है तो जितना CO2 फिक्स किए रहता है मैलिक एसिड में, वो तुरंत क्या करता है, एक यहाँ पर क्या बनाता है आपका पायरुविक एसिड बनाता है, बाकी एक CO2 निकाल के कैल्विन साइकिल चलाता है, यानी कि यहाँ पर क्या बना रहा है, वो सुक्रोज बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम पाया जाएगा। ओके, इसके बाद ये फिर से ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रात के समय में, फिर से ये PEP बन करके फिर से CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे दिन और रात का थोड़ा सा सिस्टम चलता है, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं रात दिन के समय क्लोज होते हैं, रात ही में स्टोमेटा खुलते हैं इसके, किसके, कैम के। तो ये था कैम के बारे में। बढ़ते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि Q10 वैल्यू का मतलब होता है कि आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जो होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन जो होता है 2 से 2.5 टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, यही होता है Q10 वैल्यू। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वाटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइट, ठीक है। इंजरी पे आइए। इंजरी जो होता है इट लीड टू इंक्रीज रेस्पिरेशन को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ओके, अब ये कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपसे पूछा जाता है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। क्या लाइट कंपनसेशन पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर इंटेंसिटी लाइट की जिस पर आपके रेस्पिरेशन का रेट और फोटोसिंथेसिस का रेट बराबर हो जाए। देखिए दिन के समय में भाई रेस्पिरेशन भी करेगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा, तो होगा क्या आपका, अगर ज़्यादा लाइट पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा और रेस्पिरेशन कम होगा। जनरली 1:10 का रेशियो होता है। ठीक है, जब ज़्यादा लाइट पड़ता है, यानी कि अगर एक 1 टाइम रेस्पिरेशन हो रहा है तो 10 टाइम्स फूड बनेगा। ठीक, लेकिन जब मॉर्निंग का टाइम होता है, जब हल्की धूप पड़ती है, तो उस टाइम क्या होता है कि रेस्पिरेशन रेट और आपका फोटोसिंथेसिस रेट दोनों इक्वल हो जाते हैं, या शाम के टाइम में जब हल्की धूप होती है तो उस टाइम भी इक्वल हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट ये याद रखिएगा। फोटो रेस्पिरेशन हमने बताया कि जो रुबिस्को होता है, क्या जो रुबिस्को होता है वो CO2 को ट्रैप करने के बाद क्या बनाता है, आपका सुक्रोज बनाता है। लेकिन यही रुबिस्को कभी कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो होता क्या है कि ये ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करता है। किसका, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक वेस्टफुल फिनोमेना होता है, जो खाली और खाली C3 प्लांट में पाया जाता है, C4 प्लांट में नहीं पाया जाता है। अब देखिए ये आपसे पूछा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन आखिर होता कहाँ है प्लांट में, तो हम आप देखिए ये पूरा फोटो रेस्पिरेशन है। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बता रहे हैं, और इसको फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं बता रहे हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें एक याद रखिए, पहले एक एग्ज़ाम होता था CPMT का एग्ज़ाम होता था, मेडिकल का था ये,
कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। सी से याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, परागजीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके जो आपका फोटो रेस्पिरेशन होता है वो 3 सेल ऑर्गेनेल्स में होता है कंप्लीट, क्लोरोप्लास्ट, परागजीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पहले क्लोरोप्लास्ट में चलेगा साइकिल, उसके बाद परागजीसोम में चलेगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, ठीक। अब देखिए इसको फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोला गया। फोटो रेस्पिरेशन इसलिए बोला गया क्योंकि जिस तरीके से एनिमल रेस्पिरेशन में क्या करता है, ऑक्सीजन गैस लेता है और CO2 गैस निकालता है, उसी तरीके से देखिए क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन गैस को लिया जा रहा है, ठीक है, और बदले में क्या निकाला जा रहा है, लास्ट में देखिए CO2 गैस को निकाला जा रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसीलिए रेस्पिरेशन बोला गया। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, यानी कि फोटो के प्रेजेंस में हो रहा है, तो फोटो रेस्पिरेशन इसलिए बोल दिया गया दोनों को मिला करके, राइट। इसलिए इसका नाम फोटो रेस्पिरेशन रखा गया। कितने सेल ऑर्गेनेल में चलता है, 3 सेल ऑर्गेनेल में। कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट, परागजीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है। अब देखिए C2 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कैल्विन साइकिल रूबिस्को होता है वो CO2 को पकड़ने के बजाय O2 को पकड़ लेता है, और O2 से फास्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है जो कि 2 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं। अब इसको बाद जो ग्लाइकोलेट बनता है, ग्लाइकोलिक एसिड को परागजीसोम में डाल दिया जाता है, परागजीसोम में से ये ग्लाइजीन बनता है। आपको ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ग्लाइजीन कहाँ पे बनता है, तो परागजीसोम में बनता है। ये ग्लाइजीन फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर ये CO2 और सेरीन में टूट जाता है, सेरीन, ठीक है, और ये बाहर की तरफ रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये पूरा था आपका क्या, C2 साइकिल के बारे में। C2 साइकिल इज आल्सो नोन एज अ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन हम बार बार बता रहे हैं, वेस्टफुल फेनोमेना होती है, खाली C3 प्लांट में पाई जाती है, C3 प्लांट में पाई जाती है, C4 में ये नहीं पाया जाता है। यही डिफरेंस करता है, यही फेनोमेना डिफरेंस करता है C3 और C4 में। देखिए फोटोसिंथेसिस सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर F.A. ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। सोचिए 1905 में जब बंगाल डिवीज़न हो रहा था हमारे यहाँ, तो वहाँ आपका क्या खोजा जा रहा था, ब्लैकमैन, इसीलिए हम लोग पीछे हैं अभी भी, ठीक। यहाँ हम लोग बंगाल विभाजन करवा रहे थे 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और वहाँ पर 1905 में F.A. ब्लैकमैन ब्लैकमैन साहब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर खोज रहे थे, ठीक। तो F.A. ब्लैकमैन ने इसको खोजा था। देखिए होता क्या है, ये कुछ नहीं है, खाली समझने वाली बात है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यानी कि फोटोसिंथेसिस का रेट, यानी कि जो आपका खाना बन रहा है, जो भोजन बन रहा है, उसका रेट उस चीज़ पर डिपेंड करेगा जो उस पर्टिकुलर टाइम पे सबसे कम होता है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो होता है, कितनी चीज़ चाहिए, पानी चाहिए हमको, और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए हमको, और हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या होता है कि बनने वाला सुक्रोज जो होता है उस पर डिपेंड करता है, जो सबसे कम मात्रा में होता है। जैसे आपके घर में, मान लीजिए, सपोज़ कीजिए, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, सपोज़ कीजिए आपके घर में चीनी है, चीनी भी है, दूध भी है, ठीक है, गैस भी है, ठीक, और ये अदरक भी है आपके पास, ठीक। ये पूरा एकदम खूब है आपके पास, लेकिन चाय पत्ती आपके पास खाली 1 चम्मच है, 1 चम्मच चाय पत्ती है, ठीक है। तो ये बताइए बनने वाला चाय किस पर डिपेंड करेगा, चीनी, दूध या अदरक पे डिपेंड करेगा, या खाली जो सबसे कम मात्रा में है चाय पत्ती पर डिपेंड करेगा। तो जितना चाय पत्ती होगा, सबसे कम वाला चीज़ जो होगा, उसी पर बनने वाला डिपेंड करेगा, ठीक है, बनने वाला पदार्थ। तो उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस में भी उस पर डिपेंड कर देगा, ठीक है, यानी कि बनने वाला जो सब्सटेंस होगा वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वो कितना बन रहा है, जो सबसे कम मात्रा में होगा। तो वही F.A. ब्लैकमैन ने समझाया था, इसीलिए इसको लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर में जनरली बरसात के दिन में, ठीक है, यानी कि बरसात कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए ठंडी के दिनों में देखिए CO2 भी अच्छा खासा होता है, पानी भी अच्छा खासा मिलता है, लेकिन सूर्य सनलाइट जो होता है बहुत कम मिल पाता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस सनलाइट पर डिपेंड करता है, ओके। इसी तरीके से जब सूखा होता है, यानी कि ड्रॉट कंडीशन होती है, तो उस टाइम पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे पानी लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, ओके। CO2 तो हमेशा अवेलेबल होता है, CO2 बहुत कम ही आपका लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, ओके। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इंटरनल फैक्टर कौन कौन से काम करते हैं, ठीक।
इंटरनल फैक्टर से पहले एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट है। लाइट में देखिए, लाइट में अगर हम बात करें तो C4 पौधे ज़्यादा लाइट वाली इंटेंसिटी को झेल सकते हैं, C3 वाले कम लाइट इंटेंसिटी को झेल सकते हैं। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर में भी C4 वाले ज़्यादा झेल सकते हैं, C3 वाले कम झेल सकते हैं। वाटर की बात करें तो C4 और C3, ठीक है, अगर C3 को बनाने के लिए जितना सुक्रोज बनाने के लिए जितना पानी चाहिए, सपोज कीजिए 100 लीटर पानी चाहिए, तो उतना ही सुक्रोज बनाने के लिए C4 को 50 लीटर पानी चाहिए। तो C4 प्लांट जो होते ज़्यादा बेटर होते हैं, कुल मिलाकर कहने का ये मतलब। और लास्ट में CO2 ज़्यादा, CO2 ज़रूरी होता है। इसको किसने प्रूफ किया था? मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया था। इसको आप याद रखेंगे, मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसके लिए? CO2 ज़रूरी होता है आपके कार्बन, आपके फोटोसिंथेसिस में। इसमें क्या किया गया था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया था, आधी पत्ती ऐसे डुबो दी गई थी KOH सोल्यूशन में। तो KOH बेस्ट एब्जॉर्बर होता है CO2 का। जहाँ तक ये डिप किया गया था वहाँ पे स्टार्च नहीं बना था, बाकी आधी पत्ती में स्टार्च बना था। इससे मॉल ने क्या किया? प्रूफ कर दिया कि CO2 चाहिए ही चाहिए। ठीक, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर समरी लिखी गई है। C3 प्लांट खाली C3 साइकिल चलता है, जो कि खाली और खाली मीजोफिल में चलता है, और ये रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। लेकिन C4 प्लांट में C3 और C4 दोनों पाया जाता है। C3 जो होता है वो बंडल शीथ में चलता है और ये मीजोफिल में चलता है। यहाँ पर PEP पाया जाता है CO2 को ट्रैप करने के लिए, और C3 में रुबिस्को आपका पाया जाता है। लेकिन कैम में C3 C4 मीजोफिल दोनों एक ही में चलते हैं, मीजोफिल, PEP कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को यहाँ पर दोनों पाया जाता है। तो ये पूरा था आपका क्या, क्विक रिवीजन था आपका फोटोसिंथेसिस का। ओके, थैंक यू।